हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में जानेंगे। इसके दो वर्जन्स होते हैं, एब्सोल्यूट वर्जन एंड रिलेटिव वर्जन। दोनों वर्जन्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विद देयर क्रिटिसिज्म। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग थोड़ा एक बैकग्राउंड देखेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का। ये गुस्टफ कैसल ने दी थी 1920 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। हुआ क्या था, जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी या जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले क्या थी, गोल्ड स्टैंडर्ड पे काम करती थी। यानी वो जो एक्सचेंज रेट तय करती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड पॉइंट्स तय करती थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने क्या स्विच कर लिया लिया इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी पे उन्होंने स्विच कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि अब तो गोल्ड पॉइंट वाला कुछ रहा नहीं, गोल्ड स्टैंडर्ड पे वो लोग है नहीं। इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी यानी जो अभी हमारी प्रेजेंट टाइम में जो नोट्स होती हैं, जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप रुपीज़ को डॉलर में, रुपीज़ की नोट को आप डॉलर की नोट में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी यानी जो पेपर के फॉर्म में जो करेंसी है और इसको कन्वर्ट दूसरी करेंसी में तो नहीं किया जा सकता है। ठीक, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुस्टफ कैसल ने आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी दी थी। ठीक, पैरिटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी, परचेजिंग पावर की इक्वालिटी। ठीक, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी मतलब परचेजिंग पावर की इक्वालिटी। यहीं से हमें क्या पता चल रहा है कि इनकी थ्योरी में क्या था कि जो दो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज़ की परचेजिंग पावर को इक्वल बताने की कोशिश की, और जहाँ पर वो दोनों इक्वल होंगी, जो परचेजिंग पावर्स होंगी किसी भी दो कंट्रीज़ की, वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा और वही पॉइंट आपका एक्सचेंज रेट होगा। ठीक, थोड़ा सा हम लोग इसको थ्योरेटिकल देख लेते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज is determined by the equality of purchasing powers of two inconvertible paper currencies. See, purchasing power क्या होती है? purchasing power मतलब क्रय शक्ति। क्रय शक्ति इज व्हाट, कि किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी कितनी यूनिट से आप एक गुड को या एक नंबर ऑफ गुड को आप खरीद सकते हो अपनी कंट्री में, वो इंटरनल परचेजिंग पावर हो जाएगी। ठीक, किसी दूसरी कंट्री में यानी वो एक्सटर्नल परचेजिंग पावर होगी आपकी करेंसी की। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल परचेजिंग पावर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं इसके एब्सोल्यूट वर्जन में। ठीक, ये जो थ्योरी है इसके दो वर्जन है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट वर्जन क्या होता है। ठीक, एब्सोल्यूट वर्जन में इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस वर्जन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, रेट ऑफ एक्सचेंज शुड नॉर्मली रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ डिफरेंट नेशनल करेंसी यूनिट। सी, इसको हम लोग देख लेते हैं इंटरनल परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है। इंटरनल परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि आपकी जो करेंसी है उसकी एक यूनिट या फिर उसकी कितनी यूनिट लगेगी। एक फॉर एग्जांपल एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल है, मान लेते हैं 5 पेन्स हैं। ठीक, एक ही तरीके के 5 पेन्स हैं। ठीक, इसको आपकी कंट्री में ख़रीदने के लिए कितनी करेंसी लगती है या कितनी यूनिट लगती है, मान लेते हैं 10 रुपीज़ लगती है। ठीक, और सेम सेट ऑफ पेन्स को यूएसए में ख़रीदने के लिए कितना लगता है, आप मान लेते हैं $1। ठीक, तो ये अलग अलग इंटरनल परचेजिंग पावर्स हो गई। ठीक, 10 रुपीज़ क्या है, ये परचेजिंग पावर है रुपीज़ की। ठीक, यानी 10 यूनिट अगर रुपीज़ होगा तो वो क्या 5 पेन को ख़रीद सकेगा, और अगर $1 होगा तो भी वो 5 पेन्स को ख़रीद सकेगा। ठीक, यानी इसी का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, आपका एक्सचेंज रेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी। कहने का मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपकी जो दो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी की परचेजिंग पावर सिमिलर हो जाए या इक्वल हो जाए, वो क्या होता है, आपका आपका एक्सचेंज रेट का पॉइंट होता है, या उसी के बेसिस पे हम लोग एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। ठीक, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इंटरनल परचेजिंग पावर, इसको मान लेते हैं इंटरनल आईपीपी मान लेते हैं, परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री ए डिवाइडेड बाय इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री बी। ठीक, यानी इंटरनल परचेजिंग पावर्स के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपका एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट यानी एब्सोल्यूट वर्जन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इसी को हम लोग फॉर्मूले में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, रेट ऑफ एक्सचेंज इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ करेंसी ए अपॉन यूनिट्स ऑफ करेंसी बी। ठीक, बी का मतलब क्या है कि बी कंट्री की बात हो रही है। ठीक, और करेंसी ए मान लेते हैं रुपीज़ है और ये डॉलर में। ठीक, कितनी यूनिट ऑफ करेंसी है, और इनटू इंटरनल परचेजिंग पावर, बेसिकली यही जो है ये मेन रेशियो होता है, इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ ए डिवाइडेड बाय इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ बी। यानी कितना एक यूनिट से या फिर
कितने यूनिट ऑफ मनी लगेगा किसी एक पर्टिकुलर गुड या आइटम को खरीदने में ए कंट्री में, और कितनी यूनिट्स ऑफ मनी लगेगी आपकी बी कंट्री में उसी सेम गुड को खरीदने में। ठीक, इन्हीं दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक, ये जो वर्जन है इसके क्या ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला ड्रॉबैक तो है आपका कि ये मनी को एब्सोल्यूट टर्म में मेजर करता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में मनी एब्सोल्यूट टर्म में आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक, हो सकता है कि कुछ बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म में हो सकता है आपकी जो मनी है वो किसी एक पर्टिकुलर गुड या आइटम को खरीदने में कैपेबल ना हो। ठीक, यानी कुछ भी हो सकता है कि एब्सोल्यूट टर्म ज़रूरी नहीं होता है कि आपका एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक, किसी भी चीज़ को खरीदने में बिल्कुल एब्सोल्यूट इतना ही पैसा लगेगा ये आप फिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक, देयर आर डिफरेंस इन काइंड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टू कंट्रीज। ऑब्वियस हो सकता है किसी देश में क्या हो, कोई चीज़ चीप प्रोडक्ट हो। ठीक, और किसी चीज़ में किसी दूसरे देश में क्या हो, वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो क्वालिटेटिव नहीं बताया इन्होंने, केवल क्वांटिटीज़ को इन्होंने कहा है। 1 किलो चावल इधर खरीदने में कितनी यूनिट ऑफ मनी लग रही है वो इसकी इंटरनल परचेजिंग पावर है। 1 किलो चावल यूएसए में खरीदने में कितनी यूनिट ऑफ मनी लग रही है वो उसकी इंटरनल परचेजिंग पावर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है यहाँ का 1 किलो चावल कोई अच्छा क्वालिटी का हो, वहाँ का 1 किलो चावल बेकार क्वालिटी का हो। तो क्वालिटेटिव नहीं थी इनकी थ्योरी, इस वजह से ये क्या है, एक ड्रॉबैक हो जाता है, मेजर ड्रॉबैक। देयर में ऑल्सो भी डिफरेंस इन डिमांड पैटर्न, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, टैरिफ स्ट्रक्चर, एक्सटेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, टैक्स पॉलिसी। ये सब भी क्या इफेक्ट करते हैं, आपके एक्सचेंज रेट्स को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। और इन सब का जो इफेक्ट है वो इस थ्योरी में इतना ज़्यादा क्लियरली नहीं बताया गया है। ठीक, तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हो गए। हम लोग इसी का रिलेटिव वर्जन देखेंगे। रिलेटिव वर्जन में क्या बताया इन्होंने, रिलेटिव वर्जन में बेसिकली ये कंपेयर करते हैं किसी भी जो दो कंट्रीज़ हैं उनमें जो भी प्राइस इंडेक्सेस हैं जो पहले से फिक्स्ड है, उसमें किसी बेस ईयर का जो बेस ईयर के कंपेरेटिवली जो करंट ईयर है उसमें कितना चेंज हो रहा है, उसके बेसिस में ये रिलेटिव वर्जन को देते हैं। The relative version of purchasing power parity attempts to explain changes in equilibrium rate of exchange between two currencies. Changes यानी जो पहला कोई बेस ईयर रहा होगा उसमें से अब क्या चेंज हो गया है करंट पीरियड में प्राइस इंडेक्सेस की वजह से, या जो भी इंटरनल परचेजिंग पावर है उसमें जो चेंज हुआ होगा इंटरनल प्राइस लेवल में, तो उसकी वजह से जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज पे चेंज आता है या इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग रिलेटिव वर्जन से समझते हैं। इट रिलेट्स द चेंजेस इन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज टू द चेंजेस इन purchasing power parity of currencies. In other words, when the relative changes in price level in two countries between some base period and current period have vital influence upon the exchange rate. देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो फॉर्मूला है उसको हम लोग समझ लेते हैं। R1 क्या है, ये एक्सचेंज रेट इन करंट टाइम होगा। ठीक, या करंट ईयर में जो एक्सचेंज रेट है, ये जो बेस ईयर में एक्सचेंज रेट रहा होगा। ठीक, R0 क्या मीन्स इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इन बेस ईयर। ठीक, PA1 यानी कंट्री ए में जो करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स है, ठीक, वो है, और जो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स रहा होगा वो होता है PA0 या PA0। ठीक, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइस इंडेक्स ऑफ कंट्री बी जो कि करंट ईयर में है और कंट्री बी का ही प्राइस इंडेक्स जो कि आपका बेस ईयर में था। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये जो भी हम लोग ने इसको डिनोट किए हुए हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेयर R1 मीन्स इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक, R0 means equilibrium rate of exchange in base year. PA1 means the price index of country A in the current year, और PA0 is the price index of country A in the base year. ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है आपका रिलेटिव वर्जन का। सब अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि पहले जो हमारा एक यूरो था वो क्या था, उसका एक्सचेंज रेट था $5 के बराबर क्या था, यूरो का एक्सचेंज रेट था, यानी 1 यूरो पे हम लोग को $5 मिलते थे। ठीक, अब क्या हो गया कि यूएस में जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ कि प्राइसेस क्या हो गए, डबल हो गए। इंटरनल जो इसका प्राइस इंडेक्स था वो कैसा हो गया, डबल हो गया। बेस ईयर में इसका प्राइस मान लेते हैं हम लोग 100 था, और अब क्या हो गया, ये बढ़ करके डबल हो करके 200 हो गया। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कुछ इफेक्ट आया नहीं, ब्रिटेन में कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ब्रिटेन में क्या है, 100 का 100 ही रहा, यानी जो बेस ईयर में था, बेस ईयर हमने कोई भी ईयर माना होगा। ठीक, दोनों का ही बेस ईयर सेम ही होता है। ठीक, 100 रुपीज़ इधर भी था, 100 रुपीज़ इधर भी था। ठीक, तो अब ये क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, PA1 है यानी जो अभी करंट ईयर का है, दैट इज़ 200 रखा हमने, जो बेस ईयर में था 100 था। ठीक, और जो दूसरी कंट्री है उसका अभी भी 100 है और बेस ईयर में भी 100 था।
तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका $10 आ जाएगा, यानी अब 1 यूरो की कीमत कितनी हुई $10। इसको हम लोग इस तरीके से ही समझते हैं, जब उसमें जो यूएस में जो प्राइसेस है वो अगर डबल इंक्रीज हुए हैं, ठीक, प्राइस इंडेक्स में हम लोग ने क्या बोला था 200 हो गया, 100 था 200 हो गया, तो एक्सचेंज रेट भी एक तरीके से आप देखेंगे डबल हो गया। पहले 1 यूरो का आपको 5 रुपये मिल रहा था, अब क्या हो गया 1 यूरो का आपको 10 रुपये मिल रहा है, ठीक। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि देखिए ये तो एक केस हो गया कि जब जैसे भी आपका जो वो इंटरनल प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस होगा उसी रेशियो में क्या होगा आपका एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर ये भी 200 हो जाता, ठीक, यानी ब्रिटेन में भी सेम रेशियो में या सेम अमाउंट में क्या हो गया है इन्फ्लेशन आ गया, तो ये 200 200 क्या आपस में कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, और जो एक्सचेंज रेट है वो फिर से $5 ही रहता, यानी सेम एक्सचेंज रेट ही रहता अगर दोनों कंट्रीज़ में क्या हो जाए सिमिलर रेशियो में या सिमिलर प्रोपोर्शन में आपका क्या आ जाए इन्फ्लेशन आ जाए या कुछ भी हो जाए कि प्राइस इंडेक्स सेम रेशियो में अगर बढ़ता है या घटता है तो फिर उसका एक्सचेंज रेट पे कोई भी असर नहीं पड़ता। इसको हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन्स देख लेंगे। अ करेंसी मेंटेन्स इट्स परचेजिंग पावर इफ इट डेप्रिशिएट बाय एन अमाउंट इक्वल टू एक्सेस ऑफ डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ओवर फॉरेन इन्फ्लेशन, ठीक। करेंसी अपना जो परचेजिंग पैरिटी उसको कब मेंटेन कर सकती है, अगर वो जो जितना इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक, उतना ही अगर वो डेप्रिशिएट कर जाए सेम अमाउंट से, ठीक, एक डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा वो अपना जो एक्सचेंज रेट था या जो परचेजिंग पैरिटी थी उसको मेंटेन रख सकता है, ठीक। द रेशियो ऑफ एक्सचेंज एंड द प्राइस लेवल इन अ कंट्री मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक, ये भी हम लोग ने यहाँ पर क्लियर हो ही गया है। लास्ट हम लोग देखेंगे कि इफ द प्राइस लेवल इन कंट्री ए rises and remains unchanged in country B, then the exchange rate will move in favor of the country B and against, ये भी हमें पता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि यूएसए में अगर बढ़े थे प्राइसेस, यहाँ पर देखते हैं हम लोग यूएसए में अगर प्राइसेस बढ़े थे तो क्या हुआ था यूएसए के लिए अनफेवरेबल हो गया था एक्सचेंज रेट, और किसके लिए फेवरेबल हो गया था यूरो यानी ब्रिटेन की जो करेंसी है उसके लिए फेवरेबल हो गया था यहाँ पर। तो इसी से हमें पता चलता है कि जिसमें प्राइसेस बढ़ेंगे इंटरनल प्राइस लेवल्स उस कंट्री के लिए क्या हो जाएगा अनफेवरेबल हो जाएगा एक्सचेंज रेट, और जिसमें प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे अनचेंज रहेंगे या कम प्रपोर्शन में बढ़ेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा फेवरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। एक और पॉइंट है इसमें, इफ द प्राइस लेवल इन बोथ कंट्रीज राइज और फॉल इन द सेम प्रपोर्शन देयर विल बी नो चेंज इन रेट ऑफ एक्सचेंज, ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पर हम लोग रिलेटिव वर्जन का एक फिगर भी देख लेंगे। इसमें क्या होता है कि ये जो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी है ये क्या फ्लक्चुएट करती रहती है बिटवीन टू, एक हाई है एक लो है। हाई को हम लोग क्या कहते हैं कमोडिटी एक्सपोर्ट पॉइंट, और लो जो वो कर्व होता है इसको हम लोग कहते हैं कमोडिटी इंपोर्ट पॉइंट, और इसी के बीच ये जो डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ही आपका एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगा। तो ये सिंपल आपका एक फिगर था किस चीज़ का, रिलेटिव वर्जन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अब लास्टली हम लोग इस वर्जन के भी ड्रॉबैक्स या क्रिटिसिज्म देखेंगे। सबसे पहले क्या, दिस थ्योरी हैज़ अज्यूम डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड परचेजिंग पावर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक। परचेजिंग पावर और एक्सचेंज रेट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता ही नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका मेजर ड्रॉबैक हो गया। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जनरल प्राइस लेवल एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक। जनरल प्राइस लेवल और फॉरेन एक्सचेंज के बीच में भी क्या कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, बल्कि होता क्या है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो अपना इफेक्ट डालता है जनरल प्राइस लेवल पे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका अनफेवरेबल है किसी कंट्री में तो उसमें क्या होगा प्राइस लेवल भी उसमें बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो जो यहाँ पर पता है कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो फॉरेन एक्सचेंज पर क्या करता है इफेक्ट डालता है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो जनरल प्राइस लेवल पे इफेक्ट डालता है। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म हो गया। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। यहाँ पर बहुत घपला हो सकता है। प्राइस इंडेक्स नंबर कोई कंट्री अपने अकॉर्डिंगली बनाती है तो उसका कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया एक तरीके का ड्रॉबैक हो गया। दिस थ्योरी नेग्लेक्ट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। दिस थ्योरी प्री सपोजेस बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, जो कि होता नहीं है एक्चुअल प्रैक्टिस में। ये क्या सपोज करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि कोई भी कैपिटल अकाउंट में कोई भी किसी भी तरीके का बैलेंस ऑफ पेमेंट है नहीं दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक। तो ये भी ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ ये क्या फ्री ट्रेड को भी अज्यूम करती है, जो कि एक्चुअल लाइफ में क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए इसके ड्रॉबैक्स हो गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द परचेजिंग पावर थ्योरी।
परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अगर आपको इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और आप मेरे ब्लॉग को भी एक बार ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।